नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र को विभाजित करने वाली ताकतों को देश ने करारा जवाब दिया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे त्योहारों के मौसम में खरीदारी के लिए स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90% हुई। मौजूदा खरीफ मौसम में धान की खरीद जोर शोर से अब तक 144 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। दशहरे का पर्व आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 8 विकेट से हराया और अबू धाबी में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों के इस मौसम में बाजार से खरीदारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वो वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें। जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है, क्या क्या खरीदारी करनी है। खासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है। त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय उत्पादों को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें विश्व स्तर का बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में खादी का उदाहरण दिया। खादी लंबे समय तक सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। मैक्सिको में एक जगह है ओहाका। इस इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां स्थानीय ग्रामीण खादी बुनने का काम करते हैं। आज यहाँ की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान खादी के बने मास्क काफी लोकप्रिय हुए हैं। देश में कई स्थानों पर स्व सहायता समूहों ने खादी के मास्क बनाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पेंसिल बनाने के लिए देश में लकड़ी आयात की जाती थी, लेकिन अब पुलवामा पेंसिल बनाने के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। घाटी से चिनार की लकड़ी पेंसिल बनाने के काम में इस्तेमाल की जा रही है। पुलवामा में उक्खू गांव को पेंसिल विलेज के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन बहादुर सैनिकों को याद रखने को भी कहा जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ आपके लिए कामना कर रहा है। अपने पर्वों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है। मेरा आग्रह है कि जैसे भी संभव हो इन्हें अपनी खुशियों में जरूर शामिल करिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के दिलों में संदेह के बीज बोने वालों और देश को विभाजित करने वालों को हमेशा करारा जवाब दिया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से ekbharat.gov.in वेबसाइट देखने की अपील की। लोकल इंग्रेडिएंट्स के नामों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं। यूनिटी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है।
साथियों, इस महीने की 31 तारीख को मुझे केवड़िया में ऐतिहासिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। आप लोग भी जरूर जुड़िएगा। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान सभी से मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और 2 गज की दूरी बनाए रखने का सुझाव दोहराया। श्री मोदी ने लोगों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के इस दौर में हमें लॉकडाउन की अवधि को याद रखना चाहिए, जब लोगों को अपने आसपास के उन लोगों के महत्व का पता चला जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी बहुत सहायता करते हैं। लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता। सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले भाई बहन, लोकल सब्जी वाले, दूध वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सब का हमारे जीवन में क्या रोल है, हमने अब भली भांति महसूस किया है। अब अपने पर्वों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है। मेरा आग्रह है कि जैसे भी संभव हो इन्हें अपनी खुशियों में जरूर शामिल करिए। कि खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के उक्खू गांव के निवासी प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में पेंसिल बनाने के उनके प्रयासों की चर्चा किए जाने से उत्साहित हैं। आज के डेट में 200 वर्कर है मेरे पास, और नौजवानों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, सरकार की नौकरी के पीछे मत जाओ। प्राइम मिनिस्टर ने मेरा नाम लिया, मुझे रोना आ रहा है। भैया मैं कहाँ था, किसी एक टाइम में 2 रुपए के लिए हैरान था, और आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरा नाम लिया, मुझे अभी आंसू आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहता है। रक्षा मंत्री ने आज दार्जिलिंग में सुकना युद्ध स्मारक में थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे और सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा के बाद ये बात कही। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो ये चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा ये है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। रक्षा मंत्री ने दार्जिलिंग के सुकना से सिक्किम में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सड़कें किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ एक विषम धारणा थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का विकास हमारे हित में नहीं है। समझा जाता था कि सीमा की सड़कें विपरीत परिस्थितियों में हमारा ही नुकसान कर सकती हैं। हमने इस धारणा को तोड़ा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की नई राहें खुली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है सतर्क भारत, समृद्ध भारत। इसका आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने किया है। यह आयोजन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर हो रहा है। देश में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। 3 दिन के सम्मेलन में विदेशी न्यायाधिकार क्षेत्रों में जांच की चुनौती, निवारक सतर्कता, वित्तीय समावेश के लिए सुधार और बैंक धोखाधड़ी की रोकथाम, प्रभावी लेखा जांच, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम में हाल के संशोधन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, साइबर अपराध और आर्थिक अपराध जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। यह सम्मेलन नीति निर्माताओं और अन्य संबंधित पक्षों को व्यवस्थित सुधारों और निवारक सतर्कता उपायों के जरिए भ्रष्टाचार से निपटने में समर्थ होने के लिए साझा मंच उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से वार्ता करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना इस साल 1 जून को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित पटरी और रेहड़ी वालों के लिए आजीविका से जुड़ी गतिविधियां शुरू करना है। इस योजना के तहत अब तक 24 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 12 लाख को स्वीकृति दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 6 लाख से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3,27,000 से भी अधिक आवेदनों को स्वीकृति दे दी गई है। प्रधानमंत्री की लाभार्थियों के साथ होने वाली इस वार्ता का दूरदर्शन समाचार पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र को विभाजित करने वाली ताकतों को देश ने करारा जवाब दिया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे त्योहारों के मौसम में खरीदारी के लिए स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90% हुई। मौजूदा खरीफ मौसम में धान की खरीद जोर शोर से, अब तक 144 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। दशहरे का पर्व आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 8 विकेट से हराया और आबूधाबी में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अरे भाई, सुना तुमने? अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ, अच्छा। पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। चिंता से मुक्ति। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 90% हो गई है। अब तक 70,78,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय कुल 6,68,154 मरीजों का इलाज चल रहा है। रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की अधिक संख्या, मरीजों की संख्या में निरंतर कमी और मृत्यु दर कम रहने के साथ देश में इलाज करा रहे लोगों की संख्या कम हो रही है। इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या लगभग 10.6 गुना अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 62,000 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान करीब 50,000 लोग संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटे में 578 लोगों की मृत्यु हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 11,41,000 जांच की गई। अब तक 10 करोड़ 25 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। केरल में आज संक्रमण के नए मामलों की तुलना में अधिक लोग स्वस्थ हुए। वहां 6,843 नए मामले सामने आए, जबकि 7,649 लोग संक्रमण से ठीक हुए। राज्य में इस समय कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 96,585 है। आज 26 लोगों की संक्रमण के बाद मौत हुई। अब तक इस महामारी से राज्य के 1,332 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मणिपुर में पिछले 24 घंटों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 2 जवानों सहित 140 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 17,162 हो गई, जिनमें 138 रोगी स्थानीय हैं, जिन्होंने कोई यात्रा नहीं की। उनका स्थानीय स्तर पर संक्रमित होने का संदेह है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान इम्फाल पूर्वी जिले में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसे मिलाकर राज्य में महामारी से मरने वालों की संख्या 139 हो गई। नागालैंड में कोरोना से 111 नए मामले दर्ज होने के बाद राज्य में 8,626 लोग कोविड संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। वहां कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। इसके अलावा ही 55 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी। दूरदर्शन समाचार के एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 3 वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है। इनमें एक टीका परीक्षण के अंतिम दौर में है, अन्य 2 वैक्सीन परीक्षण के दूसरे चरण में हैं। भारत में 30 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं।
सारे दुनिया में 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स एडवांस्ड ट्रायल्स में हैं, जिसमें से 3 भारत के एडवांस्ड स्टेजेस में हैं। एक तो क्लिनिकल फेज 3 के एडवांस्ड में है और 2 जो है फेज 2 के एडवांस्ड में थे, अब उसमें से भी एक फेज 3 में चला गया। इन सबके माध्यम से, तीनों के माध्यम से हमें उम्मीद है कि जनवरी के अंदर तो डेफिनेटली हमारे को वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाएगी। और हमने सारी जो तैयारियां जिस प्रकार से की हैं, इफ ऑल गोज वेल, तो जून जुलाई से पहले हमें 400 से 500 मिलियन डोजेज उपलब्ध हो जाएंगी। बृहन मुंबई नगर निगम ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड टीके के चिकित्सीय परीक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है और कल से इसके दूसरे चरण पर काम शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दूसरे चरण में उन लोगों को दूसरा टीका लगाया जाएगा जिन्हें पहले चरण के परीक्षण में टीका लगाया जा चुका है। बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त डॉक्टर सुरेश काकानी के अनुसार बीएमसी के केईएम हॉस्पिटल, परेल और नायर हॉस्पिटल में यह परीक्षण चल रहा है। प्रत्येक अस्पताल में 100 स्वयंसेवक थे जिन्होंने परीक्षण में भाग लिया था। काकानी ने कहा कि यह टीका 3 या 4 स्वयंसेवकों के बैच में दिया गया था और नियमों के अनुसार स्वयंसेवकों की पहचान गुप्त रखी गई है। उन्होंने बताया कि इन स्वयंसेवकों को दूसरा टीका 28 दिनों के अंतराल के बाद दिया जाना है। यह परीक्षण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक संयुक्त प्रयास है। फार्मा प्रमुख एस्ट्रोजेनेका और पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस टीके को भारत में निर्मित करने वाले हैं। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। भारतीय चिकित्सक संघ के भूतपूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी आज देश भर में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया, लेकिन इस दौरान दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए बहुत कम लोग मौजूद रहे। नवरात्रि उत्सव भी आज संपन्न हो गए। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण लोगों ने दुर्गा पूजा के लिए वर्चुअल पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के 4 प्रमुख तीर्थस्थलों के कपाट बंद करने की तिथियों की घोषणा आज विजयदशमी के अवसर पर कर दी गई। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने आज बताया कि इस साल बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट दिवाली के अगले दिन, गोवर्धन पूजा पर 15 नवंबर तथा यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भाई दूज को 16 नवंबर को बंद होंगे। बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडी सिंह ने बताया कि तीर्थ स्थलों के कपाट और बंद करने की तिथियों की घोषणा ज्योतिषीय गणना के आधार पर की गई है। यह गणना स्थानीय मंदिरों के प्रबंध संस्थानों और पुजारियों ने की है। इसके अलावा तुंगनाथ मंदिर के कपाट 4 नवंबर को बंद होंगे। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को 4 धाम यात्रा कहा जाता है। यहां प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह यात्रा परंपरागत रूप से यमुनोत्री से शुरू होती है और गंगोत्री तथा केदारनाथ के रास्ते बद्रीनाथ मंदिर पर समाप्त होती है। इस वर्ष यह यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई और 1,35,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने देवस्थलों के दर्शन किए। पिछले साल 4 धाम की यात्रा पर रिकॉर्ड 29 लाख तीर्थयात्री आए थे। सरकार ने आज कहा कि मौजूदा खरीफ मौसम में धान की खरीद पूरी जोर शोर से चल रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 23% अधिक खरीद हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है।
मंत्रालय ने कहा है कि कल तक 144 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात और केरल से लगभग 117 लाख टन धान खरीदा गया था। मौजूदा वर्ष के खरीद में पंजाब की हिस्सेदारी 65% से अधिक है। तकरीबन 12,41,000 किसानों को 27,298 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ मौसम में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के तहत 45 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद का अनुमोदन किया गया है। तमिलनाडु में नमी वाले धान की खरीद करने के संबंध में कावेरी डेल्टा के विभिन्न जिलों की यात्रा कर रहा केंद्रीय दल मंगलवार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। ये दल विभिन्न प्रत्यक्ष खरीद केंद्र का दौरा कर रहा है। 4 सदस्यीय दल के प्रमुख यतीन्द्र जैन ने तंजावुर में संवाददाताओं को बताया कि एकत्र किए गए नमूने भारतीय खाद्य निगम की चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय भेजे जाएंगे। ये दल तंजावुर, नगई और तिरुवरूर समेत कई जिलों की यात्रा कर रहा है। उन्होंने कहा कि धान में नमी का स्तर 17% से बढ़ाकर 22% करने के लिए अनुरोध किया गया है। बिहार में राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों में प्रचार कार्य कल शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में बहुत से क्षेत्र नक्सल प्रभावित और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। इस बीच पहले चरण के प्रचार के लिए सभी दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को आकर्षित करने में जुटे हैं। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे अभी थके नहीं हैं और हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे, राधा मोहन सिंह, मनोज तिवारी और रघुवर दास ने भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री चौबे ने कैमूर जिले के रामगढ़ में एक सभा में दावा किया कि इस बार के चुनाव में जनता ने महागठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गया में एक जनसभा में दावा किया कि महागठबंधन ही बिहार को एनडीए के खराब शासन से मुक्ति दिला सकता है। वाम दलों के नेताओं ने भी कई सभाओं और चुनावी रैलियों को संबोधित किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। प्रेम कुमार और राम नारायण मंडल समेत राज्य के 8 कैबिनेट मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य इस चरण में तय होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी इमामगंज सीट पर चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 35, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 और विकासशील इंसान पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर महागठबंधन के अंतर्गत राष्ट्रीय जनता दल ने 42 सीटों पर और कांग्रेस ने 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी माले के भी 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलएसपी और जनाधिकार पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने शहर के उस प्रत्येक परिवार को 25,000 रुपए का चेक जारी किया है जिनके घरों में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बरसात का पानी भर गया था। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने बताया कि दत्तात्रेय बस्ती के 304 और कुमारस्वामी बस्ती के 40 परिवारों को बरसात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आज ये राशि दी गई। शहरी निकाय ने 344 परिवारों को 86 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वितरित किए हैं। उन्होंने बताया कि जिन घरों को मामूली नुकसान हुआ है उन्हें 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। अधिकारियों को ऐसे घरों की सूची बनाने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर में शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने और तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली को केंद्रीय शिकायत निवारण पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इस काम में जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ सहयोग कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसके जिला स्तरीय कार्यालय केंद्रीय शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल के साथ जुड़ गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ लोगों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी शिकायतों का हर संभव समाधान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय कर रहा है। श्री सिन्हा ने आज श्रीनगर के राजभवन में पूर्व विधायक और विभिन्न जनप्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। उपराज्यपाल ने शिष्टमंडल के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि उनके सभी जायज मुद्दों पर ध्यानपूर्वक गौर कर शीघ्र समाधान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में गंदरबल जिला प्रशासन ने आज मानस बल में एक रंगारंग संगीत कार्यक्रम आयोजित किया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर आधारित इस समारोह में कश्मीर घाटी के जाने माने कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कश्मीर घाटी आधारित कलाकारों और गायकों ने अपने नाटकों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से बालिका शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। इस कार्यक्रम में जिले के प्रमुख व्यक्तियों के अलावा स्थानीय जनसंख्या की भागीदारी देखने को मिली। इस अवसर पर उपायुक्त गांधरबल शफकत इकबाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि लड़कियां अब उन लड़कों से कम नहीं हैं जो समाज के महत्वपूर्ण हितधारक हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होगी कि हम अपनी बालिकाओं को उसी तरह से तैयार करें और उनका पालन पोषण करें जैसा कि पुरुष बच्चों के मामलों में किया जाता है। उन्होंने कार्यक्रम में प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों की भी सराहना की और उनके प्रदर्शन के माध्यम से एक बालिका को शिक्षित करने और उसके महत्व को उजागर करने के उनके प्रयास की सराहना की। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। पर्यटन मंत्रालय ने देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल की। पर्यटन विभाग के पश्चिम मध्यवर्ती क्षेत्रीय कार्यालय ने देशव्यापी विशेष वोकल फॉर लोकल टूर आयोजित किया। इसके अंतर्गत 6 सदस्यों की टीम कार से देश के विभिन्न भागों का दौरा कर रही है। ये टीम आज मुंबई पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गुजरात में भावनगर के विकास वर्तुल ट्रस्ट की व्यावसायिक मार्गदर्शन गतिविधियों की सराहना की। हमारे संवाददाता ने बताया कि विकास वर्तुल ट्रस्ट के कार्यों से गुजरात में बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिल रही है। 1 अगस्त 1975 को स्थापित विकास वर्तुल ट्रस्ट ने छात्रों और युवाओं को नौकरी और व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने में बड़ी सफलता पाई है। शुरू के दिनों में एक सरकारी स्कूल के बिल्डिंग में स्कूल खत्म होने के बाद छात्रों को अतिरिक्त शिक्षा देने से इस कार्य का प्रारंभ हुआ था, जो अब लाखों युवाओं को रोजगार और व्यवसाय के लिए राह दिखा चुका है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विकास वर्तुल ट्रस्ट के सेक्रेटरी श्री परेश त्रिवेदी ने और जानकारी दी। विकास वर्तुल ट्रस्ट पिछले 42 साल से स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए जनरल नॉलेज के एग्जाम धोरण 5 से कॉलेज के छात्रों तक ले रही है। इस एग्जाम्स के माध्यम से छात्रों गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सके। पिछले 10 साल से 1 लाख से ज्यादा छात्रों ये एग्जाम में भाग ले रहा है। विकास वर्तुल ट्रस्ट विद्यार्थियों को रूबरू में, फोन में, ईमेल से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सेमिनार से या व्हाट्सएप से अपनी श्रेष्ठतम कारकिर्दी बनाने में श्रेष्ठतम योगदान दे रहा है। आज विकास वर्तुल ट्रस्ट के पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हजारों किताबों के साथ लाइब्रेरी है। संस्था द्वारा लॉकडाउन के बाद भी अपनी निःशुल्क सेवाएं जारी रखने के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। भावनगर में सुरेश त्रिवेदी के साथ योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स के साथ ताजा समाचार मिलने तक 11वें ओवर में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए थे। इससे पहले मुंबई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आज के पहले मैच में दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 8 विकेट से मात दी। जीत के लिए मिले 146 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने 8 गेंद शेष रहते 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा नाबाद 65 रन की पारी खेली। इससे पहले बैंगलोर ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 145 रन बनाए। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेन्नई में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में भी आमतौर पर आसमान साफ रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र को विभाजित करने वाली ताकतों को देश ने करारा जवाब दिया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे त्योहारों के मौसम में खरीदारी के लिए स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90% हुई। मौजूदा खरीफ मौसम में धान की खरीद जोर शोर से। अब तक 144 लाख टन से अधिक धान की खरीदारी की जा चुकी है। दशहरे का पर्व आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।